हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी सरकारी कर्मचारी पर सीसीएस कंडक्ट रूल 1965 के किसी भी प्रोविज़न को वायोलेट यानी कि उल्लंघन करने का आरोप लगता है, तो उस सरकारी कर्मचारी के जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, वो यह डिसाइड करते हैं कि आरोप कितना गंभीर है। और आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह डिसीजन लेना पड़ता है कि उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलाया जाए या फिर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलाया जाए। अगर उनको लगता है कि उस सरकारी कर्मचारी पर जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी गंभीर है, तो इस केस में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है वो सीसीए रूल्स 1965 के रूल 14 के तहत डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाती है, जिसे आप जनरली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहते हैं। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो चार्ज को डिसाइड करना कि आरोप क्या है। फिर उसके बाद चार्जशीट इशू किया जाता है और यहाँ से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ज क्या है, चार्जशीट क्या होता है और चार्जशीट के साथ कौन कौन से एनेक्सचर लगाना जरूरी होता है, और सबसे बड़ी बात कि चार्जशीट इशू क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये चार्जशीट, एनेक्स्चर ये क्या होता है, अलग अलग टर्म का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चार्ज क्या होता है। कि दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि चार्ज को अगर सिंपल शब्द में समझे तो यह एक तरह का आरोप है, और ये आरोप होता है। और चार्ज इज एसेंशियली एन ओमिशन और कमीशन। ये चार्ज एक तरह का भूल चूक है जो कि सरकारी कर्मचारी ने किया है। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये भूल चूक क्या होता है, ओमिशन और कमीशन क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इट आर्टिकुलेट्स दैट द चार्ज ऑफिशियल हैज़ कमिटेड समथिंग विच शुड नॉट हैव बीन डन। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन पर आरोप लगा है उनको कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। ऑफिशियल ड्यूटी के तहत उनको वो काम नहीं करना चाहिए जो काम उन्होंने किया है, तो इसे कहते हैं ओमिशन। दूसरा है और हैज़ फेल्ड टू डू समथिंग विच ही और टू हैव डन। जो काम उनको करना चाहिए था लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया, तो दोनों ही केस में इसे मिसकंडक्ट माना जाता है, मिसबिहेवियर माना जाता है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के तहत। और इसी को कहते हैं चार्ज यानी कि आरोप। अब आरोप जो होता है इसको सिंपल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो मैं विजिलेंस मैनुअल से ये कोट करके बताने जा रहा हूँ कि अ चार्ज में बी डिस्क्राइब्ड एज प्राइमा फेसी प्रूवन एसेंस ऑफ एलिगेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी पर पहले आरोप लगता है और देखने से ये लगता है कि प्राइमा फेसी यानी कि देखने से लगता है कि आरोप सत्य है, यानी कि सही मालूम होता है। तो इस सिचुएशन में जो भी जो भी आरोप है उसको जनरल टर्म में लिखा जाता है, उसको जनरल टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह का आरोप है। अब ये आरोप हो सकता है जैसे नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी कि जो ऑफिशियल है उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटी में नेग्लिजेंस बरती है, या फिर इनएफिशिएंसी हो सकता है, या फिर ब्राइबरी हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, या फोर्जरी हो सकता है। इस तरह के मिसकंडक्ट हो सकता है जिसको गिनाना मुश्किल है। ये अलग अलग तरह का मिसकंडक्ट हो सकता है जिसे आप चार्ज कहते हैं। अब ये चार्ज शुड ब्रीफली, क्लियरली एंड प्रिसाइजली आइडेंटिफाई द मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर। अब ये जो चार्ज होता है तो इसमें पहले ये क्लियर डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह का मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर उस ऑफिशियल के द्वारा किया गया है। It should also give time, place and person or things involved so that the public servant concerned has clear notice of his involvement.
और ये भी डिसाइड उसमें करना पड़ता है, ये भी क्लियरली बताना पड़ता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है किस समय में किस जगह पर या किन लोगों के साथ मिलके या किस चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, ये क्लियरली उनको रिटर्न में बताना पड़ता है। तो जब रिटर्न में बताया जाता है तो उसी को चार्जशीट कहा जाता है। अब इसकी अब इसका जो डेफिनीशन है ये आप विजिलेंस मैनुअल जो 1991 का एडिशन है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसमें देख सकते हैं जहां चार्ज का डेफिनीशन दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि चार्जशीट इशू क्यों किया जाता है, चार्जशीट देना जरूरी क्यों है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 311(2) को जानना जरूरी है और इसमें लिखा हुआ है कि नो सच पर्सन एज अफोरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यानी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त ना तो बर्खास्त किया जा सकता है, ना तो उनको हटाया जा सकता है, ना तो उनके रैंक को नीचा किया जा सकता है बिना इंक्वायरी कंडक्ट किए। अब इंक्वायरी जो कंडक्ट होता है उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि पहला बात है कि जो आरोपित कर्मचारी हैं उनको रिटन में चार्ज बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ आरोप क्या है और उसके आगे उनको अपने बचाव के लिए उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है ताकि वो कर्मचारी अपने आप को डिफेंड कर सके और अपने ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उनको झूठा साबित कर सके। इसके लिए उनको मौका देना पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक जो है बिना इंक्वायरी के नहीं हो सकता है, इसलिए उनको चार्जशीट दिया जाता है जिसमें आरोप बताया जाता है कि उन पर आरोप क्या है, अब फिर उनको अपने डिफेंड करने का मौका दिया जाता है। जो चार्जशीट होता है तो अब आपके मन में उठ रहा होगा कि चार्जशीट में होता क्या है। सबसे पहला मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ चार्ज। और मेमोरेंडम ऑफ चार्ज में जनरल टर्म्स में चार्ज बताया जाता है। उसके बाद उसके साथ जो एनेक्सचर 1 लगा होता है उसमें आर्टिकल ऑफ चार्ज होता है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल ऑफ चार्ज क्या होता है। ये जितने तरह के उन पर आरोप हैं, अगर अलग अलग आरोप हैं तो अलग अलग आर्टिकल होगा, 1 2 3 ऐसे करके दिया रहता है। उसके बाद एनेक्सर 2 होता है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। एनेक्सर 2 में जो आर्टिकल ऑफ चार्ज फ्रेम किया गया है तो उसका पूरा डिटेल दिया जाता है रूल पोजीशन के साथ कि किस रूल को वायोलेशन किया है, किस कंडक्ट रूल का वायोलेशन किया है, और इसके बारे में डिटेल्ड में उनको इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है आरोपित कर्मचारी को। उसके बाद एनेक्सर 3 होता है, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो भी चार्जशीट के साथ लगा रहता है जो एनेक्सर 3 में होता है। इसके बाद जो चौथा होता है ये लिस्ट ऑफ ओरल विटनेस। अगर कोई गवाह है, किसी ने आंखों देखा है या किसी को इसकी जानकारी है जिसे आप गवाह कहते हैं, तो उसका लिस्ट होता है एनेक्सर 4 में। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये मेमोरेंडम किस तरह का होता है, आप पढ़ के इसे देख सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ मेमोरेंडम देख सकते हैं, इसमें 6 पॉइंट तक आप देख सकते हैं, 1 से लेके 6 पॉइंट तक है। और इसमें लैंग्वेज एग्जैक्ट यही रहता है, बल्कि यहाँ जहाँ श्री लिखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज होता है, बाकी इसमें सब सेम रहता है कि कितने दिनों के अंदर जवाब देना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं लाना है, ये सारी बातें इसमें मेमोरेंडम में लिखा होता है। इसके बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एनेक्सर। आप देख सकते हैं कि एनेक्सर जैसे 1 है, अब इसमें देख सकते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये सब अलग अलग चार्ज है। तो अलग अलग आर्टिकल के तहत उस चार्ज को बताया जाता है। अगर एक ही आरोप है तो एक ही आर्टिकल बनेगा, अगर एक से ज़्यादा चार्जेज हैं, आरोप हैं, तो अलग अलग आर्टिकल के तहत उसको बताया जाता है। उसके बाद एनेक्सर 2 देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें पूरा स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 1 में चीटिंग का अगर चार्ज है तो इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने चीटिंग किया है, किस रूल को उन्होंने वायोलेट किया है, तो ये इम्प्यूटेशन में दिया जाता है एनेक्सर 2 में। इसके बाद जो एनेक्सर 3 देख रहे हैं यहाँ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसी लैंग्वेज इसी तरह हेडिंग लिखा रहता है और इसके नीचे में डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास इस चार्ज को प्रूव करने के लिए, जो चार्ज ऊपर बताया जाता है। इसके बाद जो चौथा एनेक्सचर होता है ये होता है लिस्ट ऑफ विटनेसेज। तो इसमें उस विटनेस का नाम होता है, उसका लिस्ट होता है जो जो इस चार्ज को प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये 4 एनेक्सचर चार्जशीट के साथ लगा रहता है और मेमोरेंडम प्लस ये जो 4 एनेक्सचर है ये मिलके चार्जशीट बनता है, जो कि रिटन फॉर्म में होता है और इसी को चार्जशीट कहते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या है, चार्जशीट क्या है, एनेक्सचर क्या होता है चार्जशीट के साथ और उसे इशू करना क्यों ज़रूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा, आपको यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।